Hello, guys. Hello, everyone. Very good evening to all of you. Good evening, guys. I am your English educator Gauri Bhai. So, guys, आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत किया जाता है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गौरी मैम पर। और हम आज साथ SBI मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब हो गया कि ये 2022 का पेपर है जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रीवियस ईयर के पेपर में आप लोगों को क्या क्या खास मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले वाली सीरीज में हम मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और वो आई होप आप लोगों ने सेशन मिस नहीं किया होगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने पुराना वाला सेशन मिस कर दिया था तो वो जा करके जरूर से उस सेशन को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हो सके और एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट रूल ना हो जो आप लोगों से छूट चुका हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का पेपर आप लोगों के साथ कि लास्ट ईयर पेपर में क्या क्या आया था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे हमने। अच्छा, मेमोरी बेस्ड पेपर पे लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क दिया था, राइट? याद है आप लोगों को? कितने स्टूडेंट्स को मैंने होमवर्क दिया था? आप लोगों को कितने बच्चों को याद है? मैंने आपको एक दिया था क्वेश्चन जिसमें आपको बताना था कि सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, है ना? तो चैनल आगे बढ़ने से पहले एक सबसे पहले अपने शुभ हाथों से एक काम कर दो। वो काम करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या काम करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई भी ऐसा हमारे महान योद्धा है या योद्धाओं में से कोई एक है तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? क्वेश्चन एक सबसे बड़ा है ये सबके पास कि मैम क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से चैनल है। आपको इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के लिंक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपका स्पोकन कोर्स शुरू हो चुका है, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स, वहां से जाकर के आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो हर जगह पे फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम हमने आपसे होमवर्क में आपको दिया था लास्ट वाले सेशन पे। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आपको पूछा था कि सेकंड सेंटेंस इसमें से कौन सा होगा। सबसे पहली बात, हाउ टू अप्रोच रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस। रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस का अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे हम अप्रोच करेंगे और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा, मिडिल वन कौन सा होगा। अक्सर देखो होता क्या है हम सबके साथ, हम लोगों में सबसे बड़ा दिक्कत होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें अंग्रेजी बहुत आती है, बट ऐसा होता नहीं है। मैं देखो किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंग्लिश में वीक हो या आप ऐसे हो या वैसे, नहीं, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ। मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, हम सबको लगता है कहीं ना कहीं कि हमें इंग्लिश बहुत आती है। जहां तक है सच भी है, बहुत आती है। लेकिन जब उस इंग्लिश को पूरा नरेट करने की बारी आती है, जब उस इंग्लिश के सेंटेंस को पूरा लाइन वाइज सिस्टमैटिक वे में लगाने की बारी आती है, तो हम कहीं पर जाकर के हमारे दिमाग में जीरो हो जाता है, हमें नहीं आता, नहीं समझ में आता कैसे करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सेकंड सेंटेंस कौन सा है, आप बता ले जाओगे, गारंटी आप बता ले जाओगे। कुछ भी ऊट पटांगी तो बताना है, बता दो, है ना? लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि इसका फाइनल सीक्वेंस बताइए, गड़बड़ा जाओगे। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में आपसे कुछ इसी तरीके से सेंटेंस पूछता है। पहले सेकंड पूछेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस बताइए, फिर थर्ड क्वेश्चन फोर्थ सेंटेंस बताइए, फिर फिफ्थ सेंटेंस क्वेश्चन आएगा आपके पास, पूरा अरेंजमेंट बताइए। अब पता चला आपने सेकंड सेंटेंस लगा दिया कि डी हो, इसका सेकंड सेंटेंस डी होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, आपने कहा फोर्थ सेंटेंस सी होगा, आपने कहा थर्ड सेंटेंस ई होगा, फर्स्ट सेंटेंस सी होगा। अब पता चला यहाँ पे तो सी से एक ऑप्शन दे रहा है, लेकिन जो आपने टिक लगाए हुए वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो सीक्वेंस तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा सी वाला। अब क्या करें? अब तो पुराने वाले भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग हो गया, अब तो गए पूरे 5 नंबर हमारे हाथ से।
क्या करा जाए भाई ऐसी सिचुएशन में? तो देखो ऐसी सिचुएशन में एक काम किया जा सकता है और वो होता है कि आप अप्रोच कैसे करोगे, आप अप्रोच कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, है ना। अगर आपके पास रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो हाउ टू अप्रोच, कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आइए इसकी अप्रोच को समझते हैं, है ना। हमारा आज एग्जाम तो है नहीं, तो हम आराम आराम से अपन चलेंगे और आराम आराम से सीखेंगे। सबसे पहले रीअरेंजमेंट को करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वेयर इज द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आपका पहला काम है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें पहला बेस हमारा होता है सब्जेक्ट। दूसरा, आपको फर्स्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस प्रॉपर्ली। आपको रीड करना है कि सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, किस चीज की बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, बेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद यू हैव टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट फाइंड कर ले जाओगे ना, वैसे ही आपका कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन, कहीं ना कहीं चीजें मिलती चली जाएंगी। आइए जरा जानते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले, कोई जल्दी नहीं है, अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल है, आप आराम से इसको लो, टाइम लो और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड करो इसको, पहले आप रीड करो आप लोग। देखो, मैनग्रोव्स सब, मैनग्रोव्स का मतलब होता है सदाबहार, जो सदाबहार पेड़ होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, सदाबहार ट्रीज के बारे में। चलो पढ़ो। अभी पढ़ो। चलो देखो क्या कह रहा है। मैनग्रोव सर्व अ मल्टीट्यूड ऑफ पर्पसेस इन देयर इकोसिस्टम, including coastal protection and filtration of water and disaster risk reduction। ध्यान से पढ़ना, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। देखो, इस सेंटेंस में आपको कहीं सब्जेक्ट मिला? मुझे तो नहीं मिला। इसमें ये कह रहा है मैनग्रोव्स मतलब जो सदाबहार पेड़ होते हैं वो सर्व करते हैं मल्टीट्यूड ऑफ पर्पस इन देयर इकोसिस्टम्स। जैसे किस किस को वो करते हैं? प्रोटेक्शन को, फिल्ट्रेशन को, वाटर, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, ठीक है। ओके, यहाँ कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। आगे देखो, मैनग्रोव इज अ ट्रॉपिकल ट्री। मैनग्रोव सदाबहार कैसे पेड़ होते हैं? ट्रॉपिकल ट्री होते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है गाइस आपका। आपका पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैनग्रोव क्या क्या सर्व करते हैं। दूसरा कह रहा है मैनग्रोव जो सदाबहार पेड़ होते हैं वो एक ट्रॉपिकल ट्री है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनग्रोव ट्रीज। ये मैनग्रोव ट्रीज का इंट्रोडक्शन है। वो कैसे ट्रीज है? ट्रॉपिकल ट्रीज है। आगे देखो, essentially adapted to thrive near the coastline। आगे देखते हैं, a characteristic feature of mangroves। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अब बता रहा है। देखो, फीचर्स इंट्रोडक्शन में कभी नहीं आएगा, किसी भी चीज का फीचर उसके इंट्रोडक्शन के बाद आता है। तो फीचर ऑफ मैनग्रोव्स इज देयर टैंगल्ड प्रॉप रूट्स। फीचर क्या है, विशेषता क्या है मैनग्रोव ट्रीज की? उनके टैंगल्ड प्रॉप रूट्स, उनके जो टेढ़े मेढ़े रूट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये इंट्रोडक्शन तो होगा नहीं हमारा थर्ड वाला। These trees thrive in a brackish, brackish का मतलब होता है salty, ठीक है, salty water and wet soil and cannot survive in the colder temperature। क्या कह रहा है कि ये जो ट्रीज हैं ये ब्रैकेट मतलब सॉल्टी वाटर्स में और वेट सॉइल होती है उनकी, मतलब कि वेट सॉइल का एक तरीके से यहाँ पे मतलब हो गया कि गीला, वेट मतलब होता है ना गीला, नमी वाला, नमी सॉइल होना। कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं कोल्डर टेम्परेचर में, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर इस तरीके के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं।
आगे देखिए, these roots allow the tree to survive the daily times and also capture sediments. इनकी रूट्स मतलब इनकी जड़ें अलाउ करती है इस तरीके का सेगमेंट। अब आप सोचो, देखो मैंने एक आपको पार्ट बता दिया कि बी वाला जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा। अब इससे आपको सेकंड ढूंढना है, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका एक तरीके से। अब नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेकंड सेंटेंस। पढ़ो क्वेश्चन को, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, नाउ यू हैव टू टेल मी विच वन कैसे जोड़ोगे आप। देखो जोड़ना कैसे होता है। इंट्रोडक्शन आपका क्या कह रहा है, मैंग्रोव इज अ ट्रॉपिकल ट्री, ठीक है। ये ट्री ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं और ये ट्रीज बताओ बताओ, हम चलिए इसको पूरा रब कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको स्पीड और अच्छे से समझ में आ सके। देखो हमने क्या कहा, हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बी वाला पार्ट हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा जहां तक है यही बनेगा। मैंग्रोव इज अ ट्रॉपिकल ट्री। अब ये है, ये सर्व करता है, ये क्या करते हैं, ये इनकी क्वालिटीज हो गई। तो क्वालिटीज अपन अभी बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है। मैंग्रोव सर्व अ मल्टीट्यूड ऑफ पर्पस। ये क्या कह रहा है, ये इनकी सर्व करता है, ये इनकी क्वालिटीज है, ये इनको देता है ऐसा। तो ये अपन अभी डिस्कस बाद में करेंगे, ये नहीं होगा सेकंड लाइन। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैंग्रोव, फीचर्स बता रहा है, फीचर्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। These trees thrive in a brackish water, salty water में, वेट सॉइल में, सर्वाइव नहीं कर सकते कोल्ड टेम्परेचर में। ये इंट्रोडक्शन लाइन हो जाएगी। देखो कैसे, आपने क्या कहा, मैंग्रोव एक ट्रॉपिकल ट्री है और वो कोल्ड टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं। वो कैसे टेम्परेचर्स में नहीं रह सकते, कोल्ड टेम्परेचर में। क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन, भाई अगर मैंने आपसे बोला कि मेरा नाम गौरी भट्ट है, तो अब मैं सीधे अपने काम पे उस पे नहीं चली जाऊंगी ना, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है क्या नहीं है। मैं पहले ये बताऊंगी ना कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश एजुकेटर हूँ। तो इंट्रोडक्शन पहले स्टेप बाय स्टेप। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट हो गया बी और सेकंड लाइन हो जाएगी आपकी डी। आगे आओ, डी के बाद सेकंड के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट कौन सा होगा। तो ये तो बी तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, डी हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आप सोचो क्या होगा, सोचो। डी से आपको कोई जुड़ा हुआ लग रहा है। मैंने अभी आपको क्या बोला, इंट्रोडक्शन हम पहले खत्म करेंगे, है ना। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि मैंग्रोव इज अ ट्रॉपिकल ट्री, है ना, ये हमने बोला। फिर सेकंड हमने क्या बोला कि ये जो ट्रीज हैं ये ब्रेकिश वाटर में, जैसे सॉल्टी वाटर हो गया इन सब में, और कोल्डर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लाइन लाएंगे, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब इनके हम फीचर्स बताएंगे, अब हम इनकी हाईलाइट पॉइंट बताएंगे कि हाईलाइट पॉइंट्स क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद इनका हाईलाइट पॉइंट, मेरा नाम गौरी भट्ट है, मैं इंग्लिश एजुकेटर हूं, अब मैं क्या पढ़ाती हूँ, मेरे क्या हाईलाइट पॉइंट्स हैं। तो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैंग्रोव इज देयर टैंगल्ड प्रॉप रूट्स। इनका जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इनकी ट्रायंगल प्रॉप रूट्स है। रूट्स मतलब कि जड़ें और फैलाव होता है। तो सी हो जाएगा, देखो मैं आपको बता दूं इसका, बी बी सी। आगे देखो रूट्स हो गया और दीज रूट्स। अब देखो यहां से देखो ज्वाइन करने की कोशिश करना, ये हम रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि इनकी रूट्स कैसी हैं, टैंगल्ड रूट्स हैं, प्रॉप टैंगल्ड रूट्स हैं। अब इनकी रूट्स के से रिलेटेड एक और सेंटेंस है जो कि है ई दीज रूट्स। अब बहुत ही सिंपल था यार, ये तो बहुत सिंपल है। इनकी रूट्स कैसी है, प्रॉप रूट्स हैं, ट्रायंगल प्रॉप रूट्स हैं, और इनकी ट्रायंगल रूट्स जो हैं वो अलाउ करती हैं ट्रीज को सर्वाइव करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ई। बचा क्या फिर आपके पास, ए बचा, ए आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस आपका क्या बना था, बी बना था पहला सेंटेंस, डी बना था सेकंड सेंटेंस, सी बना था थर्ड सेंटेंस, फोर्थ बना था ई सेंटेंस, है ना, और लास्ट बनेगा ए सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब फाइनल आपका एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है,
इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, बहुत सिंपल सा है। आप चाहो तो सीधे पहले इसको अटेम्प्ट कर लो ताकि आपका इजी रहे। अच्छा, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो कैसे, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब आप देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस में इस तरह से आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। हम ऑप्शन से एलिमिनेट प्रोसेस निकाल सकते हैं। एलिमिनेट प्रोसेस के लिए भी पहले हमको सेंटेंस को रीड करना ही पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली। रीड करना पहला स्टेप है। रीड के बाद एलिमिनेशन प्रोसेस हम अपना सकते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। हमने सेंटेंस को रीड किया, रीड करने पे हमें यह पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सदाबहार पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, पहला सेंटेंस जो है वो बता रहा है कि सदाबहार पौधे क्या सर्व करते हैं, क्या देते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बता रहा है सदाबहार पौधे जो है एक ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस आपको बता रहा है सदाबहार पेड़ों के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। फोर्थ सेंटेंस बता रहा है कि सदाबहार पौधे कहां कहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस बता रहा है कि उनकी जो रूट्स हैं वो अलाउ क्या करती हैं। अब देखो, हमने सेंटेंस को पढ़ा और हमें ये समझ में आया कि सी वाले पार्ट में और डी वाले ई वाले पार्ट में रूट्स के बारे में बात हो रही है, तो हम सी और ई को एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। बी हमारे पास ऑलरेडी एक है कि हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपके पास तो एक ही ऑप्शन है बी का, तो ऑप्शन लगा दो सीधा। और अगर आपके पास बी के कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप पेयर बना बना करके एलिमिनेट करते चलो, सिंपल सी बात है। अब बी के साथ डी का प्रोसेस दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है ना भाई, ट्रॉपिकल एरर है और ये कहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते। इनके फीचर्स क्या है, इनकी रूट्स क्या अलाउ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था गाइस। देखो, कोई भी एरर होता है, कोई भी रीअरेंजमेंट होता है ना, बहुत टफ नहीं होता है। सबसे पहले आपको एक सिंपल सा मेथड अपनाना है। वो मेथड है कि आपको ये जानना है कि वो उनका सब्जेक्ट क्या है। हमेशा याद रखना, कितना भी टफ से टफ रीअरेंजमेंट आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको एक सिंपल सा पॉइंट रखना है कि हमको आइडेंटिफाई करना है वेयर इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट किस बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आप, अगर आपके पास ऑप्शन दिए हैं तो आप एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते हो। और अगर देखो आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे ना, मतलब फर्स्ट लाइन आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारे सेक्शन को आपस में जोड़ते चले जाना, ठीक है। चलो, अगर आपको और इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे आप बताना टेलीग्राम पर, मैं और सॉल्व करा दूंगी। आइए देखते हैं। A few sentences are provided in the following questions, each with the phrase highlighted. कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जिनमें कुछ फ्रेजेस को हाईलाइट किया गया है। There may be or may not be error in the highlighted phrase. हाईलाइटेड फ्रेज में एरर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो the erroneous phrase can be replaced with one of the given alternatives. अगर आपको लगता है कि एरर है तो हाईलाइटेड पार्ट का जो पॉइंट है वो दिए गए ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि देयर वुड बी नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड तो आप ऑप्शन नंबर ई चूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। ट्रेडिशनली patient history were neglected paper record, often stored in bulky file cabinets within medical facilities. ट्रेडिशनली जो पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है उनको निग्लेक्ट किया जाता है पेपर रिकॉर्ड में रखने के लिए, और उसकी जगह पर क्या किया जाता है कि बल्कि फाइल्स बना ली जाती है और उन्हें कैबिनेट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी जो भी हैं जो सारी चीजें उनको फाइल में बना करके कैबिनेट में रख दिया जाता है। पेशेंट हिस्ट्री होगा सोचो, तो मेडिकल हिस्ट्री तो होगा नहीं। सिंपल सा एक पॉइंट समझो,
मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेशेंट्स के रिकॉर्ड की, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पेशेंट के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो मेडिकल हिस्ट्री वाला सेंटेंस तो यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द राइट आंसर। क्वेश्चन का देखो, हमेशा मैंने आपको बोला सब्जेक्ट फाइंड करो कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। यहाँ पे पेशेंट रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो मेडिकल वाला पॉइंट आना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, पेपर रिकॉर्ड्स की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं ना पेशेंट के रिकॉर्ड्स की, ठीक है। दूसरा, तीसरा ऑप्शन क्या है, पेपर रिकॉर्ड हाउस क्लिनिकल स्टैटिक्स, ये भी नहीं होगा, पेपर रिकॉर्ड्स की तो बात ही नहीं हो रही है। अब आओ फोर्थ पॉइंट पे, patient data was maintained in paper record. This is the correct line. क्यों? क्योंकि आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं रखते हो, पेशेंट का डेटा रखते हो हॉस्पिटल में मेंटेन करके पेपर रिकॉर्ड में। समझ में आई बात? पेपर रिकॉर्ड में उनकी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं रखते, हम उनका डेटा रखते हैं कि उनका नाम क्या था, उनको क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने क्या दवाइयां ली, क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या मेडिसिन उनकी चल रही है। तो पेशेंट डेटा वॉज मेंटेन्ड इन पेपर रिकॉर्ड, तो ये गलत है यहाँ पर, और ये किससे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी से सही होगा। चलो, द कंपोजिशन ऑफ द गट microbiota varies immune system, teaching it to distinguish between beneficial microorganism and harmful pathogen। बताइए, बताओ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल पैथोजेन, बताइए क्या होगा। The composition of the gut microbiota various immune system, teaching it to distinguish between beneficial microorganism and harmful pathogens। बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। Guys, find out। बहुत सिंपल सा है पॉइंट, आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं कि एरर कहां पर है। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एरर फाइंड आउट किया था, वैसे ही इसमें हमें एरर देखना है, आपके अकॉर्डिंगली होगा या नहीं होगा। देखो, एक दूसरी बात, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ द गट माइक्रोबायोटा वेरियस ह्यूमन इम्यून सिस्टम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गट इम्यून सिस्टम को एजुकेट्स कर रहा है। गलत हो जाएगा कि हम गट माइक्रोबायोटा के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, द मोस्ट फैसिनेटिंग एरियाज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द वर्ड ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पढ़ाने को लेकर के, टीचिंग के बारे में, कि वो उसको किस तरह से एजुकेट्स कर रहा है। तो द कंपोजिशन इज रॉन्ग,
The gut microbiota actively educates what? Educates the immune system. The gut microbiota educates कर रहा है, actively educates कर रहा है किसको? Immune system को. तो option number C is the right replacement of the highlighted part. Next. चलो बताओ, हाईलाइटेड पार्ट क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो, पहली बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आइए जानते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प ब्रीडर्स डेवलप क्रॉप वेराइटीज डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली. क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल एजेंसी जो है वो हेल्प करती है ब्रीडर्स की कि वो डेवलप कर सके क्रॉप वेराइटीज डेटा जल्दी और एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल सही एग्जैक्ट डेटा हमें प्रोवाइड कर सके, उसको वो डेवलप कर सके. इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? उनकी मदद करता है. यही क्वेश्चन कह रहा है आपका. प्रिडिक्शन की बात तो आप यहाँ पर लाओगे नहीं. क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से अजम्पशन कर रहे हो, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा वैसा हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, तो दिस इज रॉन्ग, है ना. तो ये पॉइंट तो आपका यहाँ पर आएगा नहीं. आगे देखो, इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये तो पूरा का पूरा एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है, मदद करता है ब्रीडर्स की कि वो डेवलप कर सके क्रॉप वेराइटीज डेटा जल्दी और सही एक्यूरेटली. तो ये तो नेगेटिव हो गया ना कि वो टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है. तो ये सेंटेंस तो आपका टोटली रॉन्ग हो गया. आगे देखो, इन्वॉल्व क्रॉसिंग डिफरेंट प्लांट वेराइटीज. यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. थर्ड पॉइंट भी रॉन्ग हो गया. फोर्थ में आओ, with its ability to analyze vast amount. अब देखो क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करता है ना, किस चीज के लिए? ताकि डेवलप हो सके क्रॉप वेराइटीज ऑफ डेटा, वेराइटीज ऑफ डेटा. ये चीज हमारे पास क्या आ सके, ज्यादा जल्दी आ सके और एग्जैक्ट एक्यूरेट मात्रा में आ सके. तो आर्टिफिशियल एजेंसी अपनी एबिलिटी से एनालाइज करता है वर्स्ट अमाउंट ऑफ डाटा, वर्स्ट अमाउंट ऑफ डाटा. तो फोर्थ पॉइंट इज राइट, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये श्योरिटी है उनके पास, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट. क्लियर है ना? अगर देखो क्लियर है ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है. लाइक और शेयर अगर करोगे ना, देखो यार मैं बताऊं आपको होता क्या है, हम जब इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, इतना मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मेरे फैमिली में क्या है क्या नहीं है, हम किसको छोड़ करके आए हैं, कैसे ऑफिस पहुंचे कैसे ऑफिस नहीं पहुंचे, दीज आर द एक्सक्यूजेस. मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी काम को करना है, हमारे अंदर जज्बा है, हम चाहते हैं आपको पढ़ाना, ये मेरी क्वालिटी है. मेरे अंदर कोई नॉलेज है तो मैं वो चाहती हूँ कि वो नॉलेज आप लोगों तक पहुंच जाए.
मेरे अंदर वो चीज़ है कि भाई मुझे ये पढ़ाना है, डेडिकेशन है, मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे कुछ पूछे कि हाँ, इसका डाउट क्या होगा या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या ये कैसे सॉल्व होगा, मुझे अच्छा लगता है बताना। ये नहीं है कि मुझे बहुत सुपीरियर फील होता है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है पढ़ा करके। हर इंसान का अपना अपना पैशन होता है ना। कोई पायलट बनना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, वो उसका पैशन है। सेम इसी तरीके से मेरा पैशन है पढ़ाना। मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे आता है जो चीज, मुझे वो नॉलेज स्प्रेड करनी चाहिए आप लोगों के बीच में। इजी तरीके से हम किस तरह से सीख सकते हैं, इसलिए तो इतनी अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, रात में जग करके आपके लिए कंटेंट बना रही हूँ, सुबह मॉर्निंग में काफी दूर, घर से मेरे काफी दूर है ऑफिस, वहां तक आकर के मैं आपको पढ़ा रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, तो सिर्फ आपसे एक सपोर्ट मैं मांग रही हूँ, वो है लाइक और शेयर का। प्लीज आप लोग सेशन को वॉच करिए, मेरी मेहनत को सफल करिए। अगर मैं आपके पीछे मेहनत कर रही हूँ तो उसको एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट करके वॉच करिए, देखिए, लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग ट्रांसेंड्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, एंड generational boundaries, making it a universal tool for education। स्टोरी टेलिंग का मतलब हो गया जो हम चीजें सुनते आते हैं कल्चरल्स के बारे में, लिंग्विस्टिक और जनरेशनल बाउंड्रीज के बारे में, वो क्या करता है, यूनिवर्सल टूल करता है फॉर एजुकेशन सिस्टम के लिए। बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। देखो इसके अंदर ना कोई भी ऑप्शंस को जानते हैं, देखो क्या कह रहा है, क्यूरियोसिटी एंड इंकरेज एक्सप्लोरेशन, गलत, क्योंकि हम यूनिवर्सल टूल फॉर एजुकेशन कह रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दे ऑफन रिवॉल्व अराउंड कैरेक्टर्स, कोई मतलब ही नहीं है, सर पैर है ही नहीं इसका सेंटेंस में। कल्टिवेट्स अ लॉ फ्लाइंग पैशन फॉर नॉलेज, टू कैप्टिवेट एंड एंगेज टीचर्स, देयर इज नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। सही है सेंटेंस। चलिए आइए, सेम है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। 5 सेंटेंस से क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है कि इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस और नो। अगर आपको लगता है कि ऑल आर इनकरेक्ट तो आप ऑल आर इनकरेक्ट को चूज करोगे। अगर आपको लगता है कि ए में एरर है तो चूज ए, बी में लगता है तो बी, सी में लगता है तो सी और डी में लगता है तो डी। फाइंड आउट। क्या, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। हम आपको एक चीज बता दें, एक सिंपल सा बता देते हैं, सेंटेंस में नो एरर है, बाकी सब में एरर है, बाकी सब में एरर है। फाइंड आउट करना इसको, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम आपके डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इसी तरीके से वॉच करते रहिए और देखते रहिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में, आप इसको पढ़ोगे और मुझे आंसर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जहां भी आप कंफर्टेबल है वहां आप मुझे दे सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। मैंने आपको ये बता दिया कि बी में एरर नहीं है, मतलब कि ए में एरर है, सी में एरर है और डी में भी एरर है, तीनों में एरर है। तो यू हैव टू फाइंड कि एरर कहाँ पर है और कैसा एरर है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के। देखो सुबह जो है ना एक सीरीज चल रही है, सुबह 9 AM पर, 9 AM पर आपकी ग्रामर सीरीज चल रही है और 8 PM पर आपका SBI मेंस का बैच चल रहा है। इसके साथ साथ IBPS का कैलेंडर आ चुका है 2024 का, तो आप लोगों को अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। कमर कस लो भैया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि देखो इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट निकालने जरूरी है, मैथ्स भी निकालना जरूरी है, रीजनिंग भी निकालना जरूरी है और इंग्लिश भी निकालना जरूरी है। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो तो बाकी पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भैया। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग है, या मैथ्स पढ़ लो तो रीजनिंग और इंग्लिश निकल जाएगा, नहीं।
हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग एक प्रायोरिटी है, उसको आपको पढ़ना है, उसमें आपको टाइम देना है, आपको टाइम डिवाइड करना है। मोबाइल को साइड में रख दो। आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इश्यू होगा। देखो मोबाइल फोन को अपने जब भी आप लोग पढ़ा करो तो एयरप्लेन मोड पे डाला करो। अब आप लोग कहोगे मैम हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कोई इशू नहीं है, फोन है, फोन पे देखो। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हम उस समय हमारे पास अगर व्हाट्सएप पे पिंग आ रहा है तो हम व्हाट्सएप खोलें, फेसबुक पे आ रहा है तो फेसबुक खोलें, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। शुरुआत में दिक्कत आएगी बिना मोबाइल के पढ़ने में या मोबाइल के साथ पढ़ने में, तो मैसेजेस को इग्नोर करने में, लेकिन कुछ बन जाओगे ना तो अच्छा होगा आपके लिए, और अच्छी जगह शादी विवाह हो जाएगा, पता है। नहीं तो फिर ना जिंदगी बस स्ट्रगल में बीतेगी और कुछ नहीं होगा। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको एक, ये बहुत सैडेस्ट सी एक रियलिटी है। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, तो कोई नहीं पूछेगा। दिस इज द रियलिटी टुडे। आज की ये रियलिटी है, सच्चाई है, कोई नहीं पूछता। आप भी जानते हो जिसके पास पैसा है उसी का नाम है, जिसके पास अच्छी जॉब है, जिसके पास अच्छी पोजीशन है, उसी का नाम है। तो पढ़ो, पढ़ करके अपने आप को सक्सेस करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी ब्लेस्ड नाइट टू ऑल। गुड नाइट एवरीबॉडी।